निर्देश पर कोलकाता की सड़कों से राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने का काम तेज कर दिया गया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद कोलकाता की सड़कें राजनीतिक दलों के पोस्टरों से पटी हुई दिखी, जिनमें सबसे ज्यादा सत्ताधारी टीएमसी के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगी नजर आई। चुनाव आयोग की 2 टीमें कोलकाता की सड़कों पर उतरी और उन्होंने टीएमसी के झंडे और बैनर हटाने शुरू कर दिए। ये नीचे गिराई जा रही है और उसी तरह से झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है। जिस इलाके से चुनाव आयोग की कार्रवाई की तस्वीर सामने आई, वहां सड़क के किनारे टीएमसी के सैकड़ों बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आए। उन्हें उतारकर सामान ढोने वाले एक ऑटो में रखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 होर्डिंग हैं और सैकड़ों की संख्या में झंडे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीएमसी के पोस्टर पर ही कार्रवाई की गई। एक इलाके में चुनाव आयोग की टीम को बीजेपी की होर्डिंग लगी नजर आई तो उसने उसे उतारने में भी देर नहीं की। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होना चाहिए, वो हम उतारेंगे। कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरी चुनाव आयोग की टीम ने ये भी साफ किया कि अगर किसी ने अपने घर पर अपनी मर्जी की किसी भी पार्टी का झंडा लगाया है तो उसे नहीं उतारा जाएगा। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। अमित मालवीय ने अपनी ट्वीट के साथ एक एम्बुलेंस का वीडियो भी पोस्ट किया जिस पर ममता बनर्जी की बड़ी तस्वीर लगी नजर आई। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग की कई एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल की मांग भी की। हालांकि टीएमसी ने अमित मालवीय के आरोपों को दरकिनार करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। अमित मालवीय का कोई ट्वीट हम सीरियसली नहीं लेता है। वो बीजेपी का फेक न्यूज का इंचार्ज है। सौबात की एक बात ये कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद टीएमसी ने ही चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी के पोस्टर हटाए जाएं। और इसी के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और उसकी कार्रवाई की चपेट में टीएमसी भी आ गई। दरअसल चुनाव का ऐलान होने से पहले पश्चिम बंगाल में जहां जहां बीजेपी नेताओं की रैली या रोड शो हुआ, वहां की सड़कों और गलियों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के झंडे और ममता बनर्जी के पोस्टरों से पाट दिया था। जिन लोगों को अपने घर की दीवारों पर राजनीतिक पोस्टरों से दिक्कत थी, वो भी चुप रह गए क्योंकि इससे विवाद बढ़ेगा। अब चुनाव आयोग ने उन सारे पोस्टरों को हटवाना शुरू कर दिया जिन्हें लोगों की मर्जी के बिना लगाया गया था। साथ ही नगर निगम की स्ट्रीट लाइट वाले खंभों या सरकारी इमारतों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर भी हटा दिए गए। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में अखाड़ों की पेशवाई निकालने का दौर शुरू हो गया। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई, जिसकी शुरुआत शहर के दशेश्वर मंदिर से हुई। पेशवाई की अगुवाई अखाड़े के नागा साधुओं ने की। घोड़ों पर सवार नागा साधुओं के पीछे कुछ साधु धर्म पताका लेकर चलते रहे, जिनके पीछे अखाड़े के सबसे वरिष्ठ संत रथों में सवार होकर निकले। दिखाया जाता है कि किस अखाड़े की कितनी ताकत है, क्या शान शौकत है, और यही तस्वीरें महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में भी महाकुंभ के इस मेले में नजर आ रही है। अखाड़े में नागा साधुओं को धर्म रक्षक कहा जाता है, जिनकी लंबी टोली पेशवाई में शामिल हुई। हिंदू रक्षक कहा जाता है, धर्म रक्षक फौज नागा साधुओं को कहा जाता है, जिनकी अगुवाई में महानिर्वाणी अखाड़े का ये पेशवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए लोगों का उत्साह भी खूब देखने को मिला। पेशवाई के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में आम लोग भी साधुओं के पीछे चलते दिखे। लोगों को कुंभ में बुलाने के मकसद से उत्तराखंड के प्रादेशिक नृत्य और संगीत का भी इंतजाम किया गया। हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आइए और उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित होइए। हरिद्वार में कुंभ का अगला स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर होगा। कुंभ की औपचारिक शुरुआत शाही स्नान के साथ ही मानी जाती है और उसी के लिए कुंभ नगरी में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु इकट्ठा होकर धूमधाम से नगर में प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहा जाता है। हरिद्वार कुंभ में पिछले कई दिनों से साधु संतों की पेशवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद से निपटने के लिए कानून तैयार है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास हो गया, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करना गंभीर अपराध होगा और ऐसा करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। नए कानून के तहत धर्मांतरण करने और धर्म बदलकर शादी करने के लिए 1 महीने पहले डीएम के दफ्तर में दोनों पक्षों को लिखित आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन इस तरह की शादी हुई
जो भी धर्मगुरु उस शादी को करवाएगा उसे भी 5 साल तक की सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई कि इस कानून के बनने से राज्य में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों में कमी आएगी। हमने बहुत सख्त कानून मध्य प्रदेश में उन जिहादियों के लिए बनाया है जो लव की आड़ में बेटियों को जीवन बर्बाद करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी में धमाके के वीडियो वायरल होने के बाद विशेषज्ञों की टीम वहां जांच के लिए पहुंच गई। नदी के त्रिवेणी घाट पर पिछले कई दिनों से हो रहे धमाकों में इलाके में दहशत मचा रखी है, जिसके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं। और ऐसे ही एक वीडियो में घाट के किनारे एक के बाद एक धमाके होते नजर आए। ऐसा कैसे? दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कि वहाँ कोई पटाखे जला रहा हो। धमाकों के साथ ही वहाँ से चिंगारियां भी उठती दिखी। ये है क्या चीज? वहीं दूसरे वीडियो में घाट में जगह जगह से धुआं उठता नजर आया। इसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले घाट का मुआयना किया और नदी के पानी और मिट्टी के सैंपल भी लिए। वो इसकी वजह तो साफ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने धमाकों के बाद भूकंप आने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हमने वो कलेक्ट कर लिए हैं, उनकी स्टडी जल्दी हो जाएगी। घाट के जिन हिस्सों में धमाके हुए वहां प्रशासन ने लोगों के नहाने पर भी रोक लगा दी। सौभाग्य की एक बात यह कि क्षिप्रा नदी को देश की सबसे पवित्र नदियों में एक माना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल पर सिंहस्थ कुंभ भी क्षिप्रा नदी के किनारे ही होता है। वहां करीब 2 हफ्ते से नदी में धमाके होने शुरू हुए। पहले लोगों ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन धमाके बंद नहीं हुए तो प्रशासन ने क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट वाले हिस्से में लोगों के स्नान पर रोक लगा दी। भूगर्भ विभाग के विशेषज्ञों को इस बात की जांच के लिए बुलाया जा रहा है कि पानी में तेज रोशनी के साथ धमाकों की वजह क्या है। जानकार मानते हैं कि नदियों में ऐसे धमाके या तो सोडियम और फास्फोरस की वजह से हो सकते हैं या फिर पानी के अंदर पेट्रोलियम गैस का भंडार हो, तब ऐसा हो सकता है। कई बार कुछ लोग नदियों में मछली पकड़ने के लिए जेलेटिन से ब्लास्ट भी करते हैं, उसमें भी ऐसा धमाका होता है। क्षिप्रा नदी में धमाके की क्या वजह है, इसके बारे में प्रशासन भी कुछ बता पाने की हालत में अभी नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कॉस्मेटिक बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो वहां बड़ी मात्रा में केमिकल रखे होने की वजह से कंपनी के बड़े हिस्से में फैलती चली गई। दूर से ही आग की लपटें वहां से उठती दिखाई दी। आधी रात को सुलगी इस आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। फिर भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। फिलहाल जो हम कंपनी के मेन गेट पे है, आग अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। अंधेरे से उजाला हो गया, लेकिन इमारत से धुएं का गुब्बार लगातार उठता रहा। इस बीच वहां अफरा तफरी मची रही। सबकी कोशिश यही रही कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, जिस पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पा लिया। लेकिन दावा है कि तब तक कंपनी मालिक का काफी नुकसान हो चुका था। सौभाग्य की एक बात यह कि कॉस्मेटिक बनाने के लिए नागपुर की इस कंपनी में मोम और अल्कोहल का स्टॉक रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। आग की वजह से फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा भी ध्वस्त हो गया। राहत की बात सिर्फ ये रही कि फैक्ट्री का कोई कर्मचारी या आसपास से गुजर रहे लोग आग की चपेट में नहीं आए। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपने भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया और ये कहा कि जब सिंधिया उनके साथ थे तो निर्णायक भूमिका में वो रहते थे, लेकिन आज वो पिछली सीट पर बैठते हैं। राहुल ने अपने भाषण में ये तक कहा कि उन्होंने सिंधिया को ये कहा था कि अभी मेहनत करें तो आने वाले वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक कार्यकर्ता ने इसी कार्यक्रम में राहुल से उन लोगों पर भी सवाल पूछा जो एक बार फिर पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी में वापसी करते हैं, जिस पर राहुल ने जवाब दिया कि कांग्रेस में सभी का स्वागत है, लेकिन ऐसे लोगों को निर्णायक भूमिका में आने में समय लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को उसके घर के बाहर ही पीटते दिखाई दिए। बताया गया मोबाइल फोन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाश उस लड़के के घर के बाहर इकट्ठा हुए और जैसे ही वो बाहर निकला वो एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने उस लड़के पर लात और मुक्कों की बारिश कर दी। इस बीच उसके घर की महिलाएं उसे बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ गईं, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। बाद में जब मोहल्ले के कुछ लोग वहां पहुंचे तब जाकर हंगामा शांत हो सका। वहीं बदमाश भी मौका पाकर वहां से फरार हो गया। बाद में मारपीट का ये मामला पुलिस तक पहुँच गया। के खिलाफ जो तहरीर है वो तहरीर आ गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।
सौबात की एक बात यह है कि मारपीट की घटना मोबाइल फोन की लेन देन में विवाद की वजह से हुई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने दोनों गुटों के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। बताया गया कि मुजफ्फरनगर के इस इलाके में छोटी छोटी बात पर गिरोह बनाकर मारपीट की ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिससे इलाके में रहने वाले भी जो हैं लोग वो तंग आ चुके हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदर्शन की कमान संभाली और पार्टी के बाकी नेताओं के साथ वो हरियाणा विधानसभा की तरफ निकल पड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस के कुछ नेता एक ट्रैक्टर पर बैठे नजर आए। तेल की कीमतों पर विरोध जताने के लिए पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उस ट्रैक्टर को रस्सियों की मदद से खींचते भी दिखे। विधानसभा के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद वहां हंगामा तेज हो गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ बहस भी हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें ट्रैक्टर के साथ अंदर नहीं जाने दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत देर तक ट्रैक्टर पर ही बैठे रहे। डीजल का रोज कीमत बढ़ रहा है, किसान के ऊपर इतनी बार पड़ रही है, गरीब आदमियों के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस ने केंद्र के साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने खट्टर सरकार से तेल की कीमतों पर लगने वाले वैट को कम करने की मांग की, ताकि आम लोगों पर पड़ रही तेल की महंगाई की मार को कम किया जा सके। तेल की कीमतों के विरोध में राज्यसभा के अंदर भी हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बहस की मांग की। कुछ देर चले हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस ने फिर से अपनी मांग दोहरा दी। अगर वो बिल आने तक अगर हम रोक जाएंगे तो जनता की हालत क्या होगी? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नियमों का हवाला देकर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। माननीय चेयरमैन साहब इस पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। आप इतने अनुभवी आदमी, आप सारे रूल्स को जानते हैं। बहस की मांग करते हुए कांग्रेस के कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सौबात की एक बात यह है कि देश में पिछले 9 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। हालांकि इस दौरान कीमतों में कोई कमी भी नहीं हुई है और ये आशंका भी बनी हुई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आया है। कच्चा तेल पिछले 2.5 साल में सबसे महंगे दाम पर बिक रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पेट्रोल और डीजल की महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां डीजल पेट्रोल पर वैट की दरें कम करने का दबाव भी कांग्रेस बना रही है। हालांकि कांग्रेस की अपनी राज्य सरकारें भी वैट की दरों में बड़ी कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान में पिछले महीने वैट की दर घटाई गई थी, लेकिन वहीं श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में नक्सली हमले की फिराक में है। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि पश्चिम बंगाल में नक्सली चुनावों की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश में है, जिसके लिए ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो नाम का एक नक्सली संगठन चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। खबर है कि ये नक्सली संगठन पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे राज्यों झारखंड और बिहार में पिछले 4 महीनों से हथियार इकट्ठा करने में जुटा है, ताकि वो चुनाव के दौरान उन हथियारों की सप्लाई बंगाल में कर सके। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के आसपास के राज्यों में 800 किलो से ज्यादा विस्फोटक भी इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि उनका इस्तेमाल वो सुरक्षा बल के खिलाफ चुनाव में बाधा डालने के लिए कर सके। लेकिन इन नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरने की सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूरी तैयारी कर ली। जब नक्सली चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं तो उसमें सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करना, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना जैसे कदम शामिल होते हैं, तो माहौल देखते ही वह अपनी रणनीति में बदलाव भी करते हैं। नक्सलियों के इन मंसूबों के बारे में पता चलते ही बीएसएफ के पूर्व आईजी जेपी सिन्हा ने सुरक्षा बल की तैयारी पर भरोसा जताया। साथ ही ये सुझाव भी दिया कि इसके लिए नक्सली गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह लगी हुई हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन अभी हमें अलर्ट होने की जरूर है। बिहार के खगड़िया से रूह को कपा कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। बताया गया ये लोग वहां पास में ही 6 फीट गहरे नाले को खोदने का काम कर रहे थे।
जो स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से उसके मलबे के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जब इन मजदूरों के परिवार वालों को उनकी मौत की खबर मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मजदूरों के शवों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। नींव को जड़ से खोदने के कारण वो दीवार गिर गया जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूरों के शव तो मलबा हटाकर बाहर निकाल लिए गए, लेकिन उनके परिवार वालों को इस मुश्किल घड़ी में संभाल पाना बाकी लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। सौभाग्य की एक बात ये कि खगड़िया में स्कूल की 4 दीवारी के पास नाला बनाने के लिए मशीन से खुदाई की जा रही थी। कुछ मजदूर भी 4 दीवारी के पास ही बैठे थे, जिन्हें वहां से दूर रखने की जहमत भी नहीं किसी ने उठाई। खुदाई की वजह से 4 दीवारी की नींव हिल गई और दीवार गिर गई। वहां बैठे लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और ये बताया गया कि जिन लोगों की मौत हुई वो नाला बनाने के काम में लगे मजदूर ही थे। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के सीट समझौते के बाद पी चिदंबरम ने अपनी ही पार्टी की पोल खोल दी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने अपनी पार्टी की पोल खोली और नेताओं को नसीहत दी कि वो तमिलनाडु की 25 सीटों पर कड़ी मेहनत करें और जीतें, क्योंकि जब भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो उसे दिक्कत होने लगती है। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर डीएमके को कांग्रेस को कम सीटें देने के लिए कोई दोष नहीं दिया। चिदंबरम का ये बयान तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट समझौता होने के बाद आया, जिसके मुताबिक कांग्रेस तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इससे पहले वो 30 सीटें मांग रही थी, लेकिन डीएमके ने उसकी मांग नहीं मानी और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें ही मिली। साथ ही उसे लोकसभा उपचुनाव में कन्याकुमारी की सीट और राज्यसभा की एक सीट दी गई है।